नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ जदयू की उस महीन रणनीति की जो कि संभवतः मोदी सरकार समझ नहीं पाई या नीतीश कुमार ही अब राजनीतिक रूप से इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि वो इस रणनीति पर चलने के लिए विवश है। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार टीडीपी और जदयू के ही वैसाखियों पर चल रही है। नीतीश कुमार भी वो शख्स थे जिन्होंने कि सबसे पहले मोदी सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए तैयार हुए। यह अलग बात है कि उन्होंने जिस तरह मोदी के सामने समर्पण सा किया, आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार मोदी के सामने इतने गिरने को तैयार हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार की छवि है वो पहले सुशासन बाबू की रही है। बार बार इधर उधर जाने के बाद न तो बीजेपी ही ये भरोसा कर पा रही है कि आखिर नीतीश का समर्थन कब तक उनको मिलता रहेगा, और न ही जदयू के सांसद ये समझ पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पृष्ठभूमि से आने वाले संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, बल्कि वो अरुण जेटली और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद नज़दीकी हैं। आखिर ऐसे व्यक्ति को जदयू की कमान सौंपना क्या नीतीश का कोई राजनीतिक दांव है या ऐसी राजनीतिक भूल जिसके लिए नीतीश को आगे चल के पछताना पड़ेगा? आप सभी लोग जानते हैं कि जदयू एनडीए का कई बार हिस्सा रही और विभिन्न पद भी उन्होंने केंद्र सरकार में पाए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार उन्हें ज़्यादा भाव देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि वो जिस तरह की मांग कर रहे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्य समिति के जो अधिवेशन में ये मांग की कि एक तो 2025 में होने वाला चुनाव नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ा जाए। दूसरा, जो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जो आरक्षण बढ़ाने के फार्मूले को खारिज किया है, उसे नवीं सूची में डाला जाए और समयपूर्ण चुनाव हों, राज्य को विशेष दर्जा भी मिले, जिसको लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मना किया जा चुका है कि वो किसी भी तरह किसी भी राज्य को
विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। और रही बात ये बढ़ाने की, अगर बिहार सरकार के इस बात पर अगर बीजेपी मान जाती है तो निश्चित तौर पर उसे पूरे देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आंकड़ा निकल कर आया है, जिसको बिहार सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में चला था, तो उसको एक तरह से जाति जनगणना जिसको लेकर के भाजपा विरोध करती रही है, उसको एक तरह से स्वीकारने का होगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह पाएगी कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि अगर उन्होंने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फार्मूले को मान लिया, जो कि नए बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना का ही फल है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ही नाजुक वक्त होगा। और बार बार पाला बदलने से भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश की विश्वसनीयता निरंतर खत्म होती है। ये अलग बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बारे में मना नहीं किया है, लेकिन कई बड़े बड़े नेता जो कि केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने इस बात की ये बयान भी दिया है कि वो चाहते हैं कि आगे का जो विधानसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाए, क्योंकि नीतीश का जो संख्या भी है वो भी बहुत विधायकों की कम है और वे एक तरह से तीसरे नंबर की पार्टी है। खैर, मैं बात कर रहा था क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है, केंद्र सरकार में नीतीश के प्रति अविश्वास है, भाजपा नेतृत्व भी उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के खुद की जो संख्या है वो केवल 240 है। निरंतर रूप से जिस तरह की मार्ग पर मोदी सरकार बढ़ती जा रही है वो टकराव पैदा करने वाली है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वह किसी तरह से अपनी संख्या को बढ़ाकर 272 तक ले आए, जिससे कि उसे कम से कम गठबंधन सहयोगियों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। क्योंकि अगर 2 बार जो पिछली सरकार आपने देखी होगी, वो पूरे भले ही उसमें गठबंधन कहने को शामिल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही मनमानी चलती रही है और उन्होंने अपने मन के अनुसार काम किया है। निश्चित तौर पर अब जब बीजेपी इस नीति पर आ गई कि उसे किसी भी तरह अपनी संख्या को बढ़ाना है, तो सबसे ज़्यादा आसान चारा जदयू ही बनने वाला है, क्योंकि संजय झा को अध्यक्ष बनाने के बाद, हालांकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन तब भी उन्हें काफ़ी अधिकार होंगे और वो दिल्ली में रह के एनडीए और जदयू के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है, जिसको लेकर जदयू का एक वर्ग जो कि खुद को सेकुलर और समाजवादी कहता है, वो निश्चित तौर पर परेशान है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर जदयू का एक धड़ा खुद को पार्टी से अलग कर ले। संजय झा का जो वो रहा, मैंने आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी बताई, लेकिन अभी वो राज्यसभा सदस्य हैं और सांसद हैं जदयू के, और वो जदयू और बीजेपी के गठबंधन के प्रणेता भी माने जाते हैं।
दावा किया जा रहा है कि जो अंतिम बार जब उन्होंने एनडीए की ओर लुढ़काई खाई थी तो उसके पीछे संजय झा का ही हाथ था। अब वो संजय झा जब वो अध्यक्ष बन चुके हैं तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी की ओर से ही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो क्या जदयू पार्टी की राजनीति बिहार से खत्म होने वाली है? क्या नीतीश कुमार शारीरिक और राजनीतिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उन्हें एक कार्यकारी अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ रही है? वैसे हमें नीतीश को कमतर आंक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले भी सभी लोग कहते थे कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सीटें बरकरार रखेगी, लेकिन जदयू की सीटें कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू ने अपनी सीटें लगभग बरकरार रखी हैं, और जबकि नुकसान बीजेपी को ही थोड़ा बहुत हुआ है। खैर, ये देखने की बात होगी कि आखिर क्या ये नीतीश कुमार का राजनीतिक दांव था संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, या वो राजनीतिक और शारीरिक रूप से इतने अक्षम हो गए हैं, जैसा कि आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है और वो बीमार रहते हैं। ये देखने के लिए हम सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मूल प्रश्न ये भी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पहले ग्रास बनने जा रहे हैं, जिसकी की ज़रूरत न सिर्फ भाजपा नेतृत्व को है और वो अपनी रणनीति पे काम भी कर चुकी है। संजय झा को संभवतः पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा के लिए ये काम और आसान हो गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।